वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 2 से 22 दिसंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। प्रातः कृत्यादि समाप्त करने के बाद श्री ठाकुर मातृ मंदिर की दक्षिण ओर के बरामदे की चौकी पर बैठे। कड़ाके की ठंड है। श्री ठाकुर एक पतली चादर ओढ़े हुए हैं। चारों ओर धूप उग चुकी है। आश्रम के सामने का विस्तृत मैदान मानो धूप ताप रहा है। इसके अलावा चारों ओर एक शांत कर्म तन्मयता का माहौल है। आश्रम प्रांगण में कुछ तरकारी बेचने वाले आकर बैठ गए हैं। अब खरीद बिक्री शुरू होगी। कारखाने में इंजन चलाकर काम लिया जाता है, जिसकी घर घर आवाज आती है। बादलदा के घर में कुछ लोग काम करते हैं। बीच बीच में उनमें कुछ तो मीठे स्वर में सुंदर गीत की तान छेड़ते हैं। इसके साथ है नाना भांति के ग्राम्य पक्षियों का कलरव। भगीरथ दा डिस्पेंसरी खोल चुके हैं। वहाँ भी लोगों का आगमन आरंभ हो गया है। फिलांथ्रॉफी ऑफिस के कार्यकर्तागण एक एक कर श्री ठाकुर को प्रणाम करके जा रहे हैं। प्रफुल्लदा बागची आकर प्रणाम कर ही रहे थे कि श्री ठाकुर ने जिज्ञासा की, इस टर्म में कार्यक्रम कैसा हुआ? प्रफुल्लदा ने उत्तर दिया, अभी सभी कागज पत्र नहीं पहुंचे हैं एवं सब कुछ रिकॉर्ड किया भी नहीं गया है, पर जहां तक मैं जानता हूं काम अच्छा ही हुआ है। श्री ठाकुर बोले, शीघ्रता से काम खत्म कर डालो। प्रफुल्लदा बोले, जी हाँ। श्री ठाकुर बोले, हर समय यह ध्यान रखना काम अप टू डेट आज पर्यंत हो। काम की सुविधा के लिए जिस समय जैसी खबर की जरूरत हो उसे ठीक ठीक देनी चाहिए। तुम लोगों के ऑफिस में यदि काम में कोई ढिलाई रहेगी तो वही ढिलाई कार्यकर्ता गण में भी आ जाएगी। जो भी काम करोगे व्रत ही समझकर करोगे, थ्रुअली संपूर्ण भाव से करोगे। किसी काम में आग्रह मदिर निष्ठा रहनी चाहिए। तुम्हारे द्वारा दूसरों में भी वह निष्ठा आ जाएगी। काम करने में पैसे तथा अभाव की बातें मन में नहीं लाओगे। इष्ट की प्रीति के लिए कर्म में जितने मतवाले बने रहोगे, भीतर में अभाव बोध की बला जितना ही नहीं रहेगी, उतना ही देखोगे कि प्रकृति तुम्हें भरपूर कर देगी। प्रफुल्लदा बोले, जो करणीय है उसे तो मैं नियमित रूप से करता ही जा रहा हूं, पर अभाव की चिंता दूर नहीं कर पाता हूं। पर यह समझता हूं कि परम पिता की दया से खाने बगैर नहीं मरूंगा। श्री ठाकुर जी बोले, ठाकुर की टान में तुम्हारा मन यदि भरपूर रहे और अपनी सेवा साहचर्य और कर्म से दूसरे का मन भी भरपूर कर सको तो तुम्हारा पेट कभी खाली नहीं रहेगा। यह ठीक समझो। स्वभाव गुणे अभाव नष्ट, यानी स्वभाव के गुण से अभाव दूर होता है। यह हर समय स्मरण रखो। बिना कुछ किए यदि फांकी देकर कुछ पाओगे भी तो उससे अभाव दूर नहीं होगा। स्वभाव में दरिद्रता रहने से अभाव बोध क्रमागत बढ़ता ही चलेगा। इसलिए जितना भी पाओगे अभाव नहीं छोड़ेगा। यदि तुम्हारा स्वभाव समृद्ध हो उठता है तो वही स्वभाव तुम्हें सत्क्रिय और सुखी बना देगा। तुम्हारा आचरण ही आर्थिक और मानसिक संपदा का जन्मदाता होगा। अभाव अभियोग थोड़ा बहुत रहने पर भी तुम्हें उस चिंता में मग्न होने का अवकाश नहीं रहेगा। यदि तुम्हें आदर्श तथा कृष्टि के लिए कष्ट भी झेलना पड़े तो वही कष्ट तुम्हारे लिए सुखकर प्रतीत होगा। जो भी तुम लोग कहो, पर प्रेम ही एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के खाने पहनने उत्साह उद्दीपना में पागल बना छोड़ता है। यह कहते हुए श्री ठाकुर का मुखमंडल आनंद से उज्जवल हो उठा। उधर प्रफुल्ल की आंखें भी अश्रु से डबडबा गईं। वे प्रणाम करके चले गए। इतने में और भी अनेक आकर बैठे। श्री ठाकुर ने तरकारी वाले मजरद्दी को देखकर जिज्ञासा की, माठ आलू खिला सकते हो ऐ मजरद्दी? मजरद्दी आह्लादित हो आगे आकर बोले, जब आपकी इच्छा हुई है ठीक मिलेगा, चेष्टा करूंगा। श्री ठाकुर हंसते हुए बोले, मेरी इच्छा होने से क्या होगा, तुम्हारी इच्छा होने पर संभव है। मजरद्दी बोले, आपने खाने की इच्छा व्यक्त की है, मेरी इच्छा नहीं होगी? क्या कहते हैं, ठीक इंतजाम करूंगा। श्री ठाकुर बोले, ऐसी बात कब दोगे? मजरद्दी बोले, आज ही उसकी खोज करूंगा। एक बकरा मौलसरी के पत्ते को खाने की चेष्टा कर रहा है। अपने पांवों को गांच पर रखकर जी जान से गर्दन बढ़ाते हुए चेष्टा कर रहा है।
पर नहीं पहुंच पा रहा है। शशि ठाकुर अस्त व्यस्त होकर बोले, उसे कुछ पत्ते तोड़कर खाने दो न, देखो पत्ता खाने के लिए कैसी चेष्टा कर रहा है। भगीरथ ने तुरंत गाछ से कुछ पत्ते तोड़कर दिए। बकरा तृप्ति के साथ खाने लगा। शशि ठाकुर स्नेहपूर्ण दृष्टि से उसे देखने लगे। उनकी वह दृष्टि मानो माँ की दृष्टि जैसी प्रतीत होती थी। माँ मानो अपने धन के सामने बैठकर अच्छी चीजें खिलाकर तृप्ति पा रही हैं। पत्ता खाने के बाद बकरे ने अपनी गर्दन आगे बढ़ा दी। शशि ठाकुर बोले, बोलो तो, अब यह क्या चाहता है? मंगलदा बोले, शायद वह पानी पीना चाहता है। शशि ठाकुर प्यारी दा की ओर देख कर बोले, तुम बोलो तो। प्यारी बोले, वह और पत्ते खाना चाहता है। शशि ठाकुर प्रबोध बागची दा की ओर देख कर बोले, तुम बोलो तो। प्रबोध दा बोले, वह आदर चाहता है। शशि ठाकुर प्रसन्न होकर बोले, तुमने ठीक अनुमान लगाया, तो तुम जाओ उसे आदर करो। प्रबोध दा उस बकरे की गर्दन पर हाथ सहलाने लगे। वह बकरा आराम पाकर और भी अपनी गर्दन आगे बढ़ा देता है। शशि ठाकुर जी बोले, देखो देखो, आदर पाने पर उसका चेहरा कैसा खिल रहा है, कैसा सुंदर लग रहा है। प्रेम स्वर्ण सिंदूर के समान होता है। जिस प्रकार स्वर्ण सिंदूर को मधु के साथ खिलाते ही शरीर में ताकत आने लगती है, उसी प्रकार आंतरिक प्रेम का स्पर्श जहाँ होता है वहाँ की सत्ता जग उठती है। कितने ऐसे भी असत बदजात व्यक्ति हैं जो स्वभाव के दोष से प्रेम पाकर भी कृतज्ञ होते हैं, क्षति पहुँचाते हैं, पर प्रेम उन्हें भी अच्छा लगता है। वे भी यह पसंद नहीं करते कि कोई उनके प्रति कृतज्ञ हो। बाद में शशि ठाकुर ने प्रबोध दा से पूछा, तुमने कैसे समझा? प्रबोध दा बोले, अपने आप मेरे मन में ऐसा बोध आया। शशि ठाकुर बोले, हमारे देश में पहले पशु पक्षियों की भाषा सीखने की रीति थी, अब वैसी रीति का लोप हो गया है। वह बहुत अच्छी चीज थी। आजकल हम लोग मनुष्य को ही अच्छी तरह नहीं देखते, पशु पक्षी की तो दूर की बात है। बड़ खोखा शशि ठाकुर के बड़े पुत्र को इन सब चीज़ों के प्रति खूब इंटरेस्ट, अंतरास और ऑब्जर्वेशन पर्यवेक्षण है। कुत्ते, गाय, बिल्ली, पक्षी, सांप, मेढक, बाघ आदि सभी जंतुओं के आचार आचरण, कायदा करण के विषय में भी वह बहुत सी बातें जानते हैं, और वह सब ऊपरी बातें नहीं हैं, वास्तविकता के साथ मिलती जुलती हैं। किसी मनुष्य का चाल चलन, ढंग तथा प्रकृति कैसे हैं, इस विषय में भी उसकी खूब सुनिश्चित धारणा है। यदि ऑब्जर्वेशन, पर्यवेक्षण न रहे तो हम लोगों का कॉमन सेंस, सहज ज्ञान नहीं बढ़ता है। किताब पढ़ने से बहुत मामूली ज्ञान होता है। मनुष्य की आंखें, चेहरा, नाक, कान यदि खुले रहें एवं आंखों के सामने प्रत्यक्ष अनंत वैचित्रमय जो दुनिया है, यदि अपनी इंद्रिय और मनन को सजग रखकर उनका अच्छी तरह अध्ययन करें, तो ऐसी शिक्षा से वह जो प्राप्त कर सकता है उसकी तुलना में और किसी से नहीं कर सकता है। इसके साथ वास्तविक रूप से कर्म एवं सेवामय संपर्क जितने अधिक लोगों से स्थापित कर सकोगे, उतना ही तुम्हारा बोध प्रखर रहेगा। जैसे तुम एक घर में एक गाय पालते हो, उसे खिलाते हो, उसकी देखभाल करते हो, उसके जरिए उस विषय में तुम्हें वास्तविक ज्ञान काफ़ी होगा। कौन घास गाय के लिए अच्छी होती है, कौन घास गाय खाने से अधिक दूध देगी, कब गाय की बीमारी होती है, बीमारी होने पर किस तरह से उसकी बीमारी दूर की जा सकती है, पानी पीने की इच्छा कब होती है, कितना शीत ताप सहन कर सकती है, गाय दूहने के समय क्या करने से दूध अधिक निचोड़ा जा सकता है, कब वह दूध चुरा लेती है, उसका मिजाज किस समय कैसा रहता है, मिजाज गर्म होने पर क्या करने से ठंडा किया जा सकता है, इत्यादि इन सारी विषयों में परिचर्या द्वारा तुम्हारा ज्ञान प्रस्फुटित हो उठता है। हर विषय में यह बात लागू होती है। वास्तविक व्यवहार, परिचर्या तथा कर्म से शिक्षा का जितना लगाव अधिक होगा, उतना ही अच्छा है। शिक्षा की पटभूमि आर्टिफिशियल, कृत्रिम होना ठीक नहीं है। वास्तविक समाज की तरह विद्यालय होना चाहिए। इस दुनिया में चलने के लिए मनुष्य को हर तरह से काम दायित्व लेकर चलना पड़ता है, इसलिए विद्यालय में ऐसी शिक्षा भी होनी चाहिए ताकि कोई दुनिया में हर तरह के काम और दायित्व का अच्छी तरह निर्वाह करने के उपयुक्त हो सके। विद्यालय, गृह, सामाजिक परिवेश को मिलाकर ही शिक्षा केंद्र स्थापित होना चाहिए। छात्र, अभिभावक, शिक्षक, समाज के स्थानीय नेता वर्ग आदि हर तबके के लोगों के बीच अंतरंग संपर्क रहना चाहिए। ये सभी एक दूसरे का परिपूरक होकर छात्रों की पूर्णांग शिक्षा की नींव तैयार करेंगे।
सभी को जीवन वृद्धिदायक आदर्श अनुपूरणीय उद्देश्य में नियमित और नियंत्रित होना चाहिए। शिक्षा का यह गंतव्य यदि ठीक नहीं रहे तो छात्रगण विभिन्न शिक्षणीय विषयों में भी संगति का सूत्र नहीं खोज पाएंगे और बहुत कुछ जानने सुनने पर भी उन लोगों के व्यक्तित्व में सामंजस्यता नहीं रहेगी। क्या कहते हो राजन? यह कहते हुए शशि ठाकुर हंसने लगे। राजेंद्र मजुमदार बोले, बात तो ठीक ही है। आलोचना प्रसंग भाग 2 से पेज संख्या 170 से 177 तक। जय गुरु।